शरण दो दंगा लो। फ्रांस में जो आग है ना, वो यूरोप के बाकी देशों में भी फैल रही है। आज की सबसे बड़ी खबर, शरण दो दंगा लो। शरणार्थी आ रहे हैं, इसमें ज्यादातर मेन मेंबर्स, और वो यहाँ आकर यूरोप में एक कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं। भारत को चाहे वो रोहिंग्याज हों, म्यांमार से आए हों या बांग्लादेशीज हों, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। यहाँ सीएए या एनआरसी को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो आज फ्रांस में हो रहा है, उससे ज्यादा सीरियस सिचुएशन इंडिया में है। फ्रांस की जो माइग्रेशन पॉलिसी थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और इसका इस्तेमाल काफ़ी यूज़ किया मुस्लिम वर्ल्ड ने। लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक प्रॉब्लम हो गए हैं। वो उस देश की जो लॉ है उसको कुछ नहीं समझते हैं, फॉलो नहीं कर सकते हैं और अपना जो है एक रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। भारत को एक लेसन सीखना चाहिए जो आज फ्रांस में हो रहा है। माइग्रेशन की पॉलिसी वो सख्त होनी चाहिए। हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए कोई भी शरणार्थी या इलीगली माइग्रेंट हो। सोचिए और बनाइए ना देश को धर्मशाला। बड़ा शौक था देश को धर्मशाला बनाने का, नतीजा देखिए आप। भारत को लेक्चर दिया जाता था, भारत को ज्ञान देते थे यूरोप के देश कि नहीं, भारत को शरणार्थियों को शरण दे देनी चाहिए। सीए वाले मामले में, एनआरसी वाले मामले में भारत को लेक्चर देते थे ये लोग। आज देखिए इनकी सड़कों पर क्या हाल है। शौक था ना धर्मशाला, देश को धर्मशाला बनाने का बड़ा शौक था। अपने देश को धर्मशाला बनाने की सजा क्या होती है ना, और सबसे जरूरी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ह्यूमन राइट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कथित मानवाधिकार रखने की कीमत क्या होती है ना। आज भारत समेत पूरी दुनिया को ये बात फ्रांस से सीख लेनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर है, ये वेकअप कॉल है पूरी दुनिया के। पूरे यूरोप में जो हो रहा है, फ्रांस में, ब्रसल्स में और इसके अलावा स्विट्जरलैंड में, जैसे आग फैलती जा रही है, कट्टरपंथ के बारूद पर है पूरा यूरोप। कट्टरपंथ की आग फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रसल, ये फैल रही है आग। बड़ा शौक था ना शरण देने का, शरणार्थियों को जगह देने का, धर्मशाला बनाने का। ये देखिए आग ही आग है हर जगह। भारत समेत दुनिया के कई देशों को शरणार्थियों के लिए मानवता की दुहाई दी जाती थी, लेक्चर दिया जाता था कि इंडिया में देखिए मानवाधिकार सोचना चाहिए, शरण दे देनी चाहिए। सीए के नाम पर बताया जा रहा है कि मुस्लिम शरणार्थियों को यहां भारत में बसा लेना चाहिए। ये देखिए क्या हो रहा है। शरणार्थियों को बसाने का दबाव डाला जाता है, शरणार्थियों को सुविधाएं देने की बात कही जाती है। छोड़िए ना नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार बड़ा होता है शरणार्थियों का। हमारे यहाँ रोहिंग्याओं के लिए भी इतना ही दिल, कुछ लोगों का दिल पसी जाता है रोहिंग्याओं घुसपैठियों के लिए। इसलिए अभी एसपी वैद ने जो कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, एनआरसी तुरंत लाइए, तुरंत एनआरसी लागू कराइए। भारत में जो फ्रांस में हो रहा है, कल को भारत में ना हो, सारे घुसपैठियों को बाहर निकालिए यहां से। जो फ्रांस में हो रहा है वो भारत में ना हो, एनआरसी लाओ, भारत बचाओ। मतलब सारे घुसपैठियों को बाहर निकालने की जरूरत है। शरणार्थियों के लिए ऐसा ही स्वर्ग माना जाता है। किसे? फ्रांस को। 7 दिन हो गए, 7 दिन कट्टरपंथ की आग थम नहीं रही है। पूरे दंगे हो रहे हैं, जगह जगह हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, फायरिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कट्टरपंथियों ने पूरे चंगुल में ले लिया पूरे फ्रांस को। ये देखिए आप तस्वीरें। फ्रांस को दंगों की आग में जलाने के पीछे बड़ी संख्या में वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें फ्रांस ने सेकुलरिज्म और मानवाधिकार के नाम पर देश में शरण दी। वैसे फ्रांस ने तो बड़ा दिल दिखाया था। ये देखिए उन्होंने क्या किया, रहने को घर दिया, खाना दिया, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार दिया, बेहतर जिंदगी दी, सिर उठाकर जीने के लिए सम्मान दिया।
उन्हीं शरणार्थियों को पनाह देने वाला फ्रांस अब खुद तौबा कर रहा है, खुद तौबा कर रहा है। अब उनसे पनाह मांग रहा है, अपने देश में अब इनसे पनाह मांग रहा है फ्रांस। जिन लोगों को बेचारा समझकर फ्रांस ने बड़ा दिल दिखाया था ना, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके, और इंडिया को लेक्चर किया था यूरोप ने, जिन लोगों को फ्रांस ने सताया हुआ मानकर शरण दे दी, अब वो कह रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे, शरण दो, दंगा लो। उन लोगों ने ही फ्रांस में आग लगा दी है, आग। बस तस्वीरें देखते जाइए, पूरी कहानी बताऊंगा आज। वही शरणार्थी फ्रांस के शहरों के लिए, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए डेंजर बन गए, डेंजर। फ्रांस में एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, रूह कांप उठेगी आपकी। फ्रांस में शरणार्थी दंगाइयों ने 4000 से ज्यादा जगहों पर आग लगा दी, 4000। 500 से ज्यादा इमारतों में या तो आग लगा दी या उन्हें जमींदोज कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। दंगाइयों ने 2000 से ज्यादा गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया, 2000। 1700 से ज्यादा दुकानों में लूटपाट की रिपोर्ट। अच्छा, चोरी अलाउड है, चोरी अलाउड होती है यहां, पता नहीं, लेकिन सब लूटपाट कर रहे हैं। लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और फ्रांस की पुलिस अब तक 3000 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है, 3000। फ्रांस के दंगों की आग आगे बढ़कर स्विट्जरलैंड और बेल्जियम तक फैल गई है। बेल्जियम ने भी जिन लोगों को शरण दी थी, अपने देश में बसाया था, रहने को घर, खाने को अच्छा खाना और जीने के लिए सुविधाएं दी थी। 3 तस्वीरें, फ्रांस में दंगे, स्विट्जरलैंड में दंगे, बेल्जियम में दंगे। वही शरणार्थी स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के लोगों को पत्थर मार रहे हैं, फ्रांस के दंगाइयों के समर्थन में दंगे कर रहे हैं। फ्रांस की तरह स्विट्जरलैंड और बेल्जियम में भी दंगा करने वाले उत्तरी अफ्रीका, सीरियाई, फ्रांस को सीरिया बना दिया इन लोगों ने, सीरियाई, लीबिया, इराक, अल्जीरिया, मोरक्को, ये लोग यहां से आए। फ्रांस में दंगे कैसे शुरू हुए, ये कौन लोग हैं जो खुद को शरण देने वाले देश को ही आग जला रहे, मतलब उसी को आग के हवाले अपने घर को जला रहे हैं। और फ्रांस में इमरजेंसी लगाने की स्थिति क्यों आ गई, कैसे आ गई, और जिन लोगों पर फ्रांस ने विश्वास किया उन्होंने क्यों फ्रांस से विश्वासघात किया, पूरे यूरोप से विश्वासघात किया ना, ये सब विस्तार से बताने से पहले आपको फ्रांस की स्थिति पर पोलैंड के प्रधानमंत्री मतूश मोरावेस्की का एक ट्वीट दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री, इस ट्वीट में पोलैंड के प्रधानमंत्री मोरावेस्की ने एक वीडियो शेयर किया, ये वीडियो शेयर किया गया है, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए, वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में एक और जलता हुआ फ्रांस है, ध्यान से देखिए, और दूसरी तरफ शांत पोलैंड, सुकून, शांति दिखाई दे रही है। एक तरफ पोलैंड, मतलब जब फ्रांस में दंगे हो रहे हैं ऐसे वक्त में पोलैंड कैसे शांत है, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं। देख, 2 तस्वीरें, एक तरफ, अब क्या हुआ था, इन दोनों तस्वीरों का मतलब समझिए। पोलैंड के प्रधानमंत्री मतूश मोरावेस्की के इस ट्वीट को आप फ्रांस समेत यूरोप और दुनिया के उन तमाम देशों पर तंज कह सकते हैं जो सेकुलरिज्म और मानवाधिकार के नाम पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। पोलैंड ने एक को शरण नहीं दी थी, ये तस्वीरें देखिए आप, 2 तस्वीरें स्क्रीन पर, फ्रांस और पोलैंड। तब पोलैंड को पता नहीं तानाशाह और पता नहीं क्या क्या कहा गया, और लिबरल फ्रांस का हाल देखिए, वहां पर आग लगी हुई है, इनको शरण दे दी। पोलैंड ने एक को शरण नहीं दी थी, एक को शरण नहीं दी, और देखिए पोलैंड की तस्वीरें और फ्रांस की तस्वीरें देखिए। इसलिए आज हम कह रहे हैं शरण दो, दंगा लो। पोलैंड ने एक को शरण नहीं दी थी, और आज पोलैंड के प्रधानमंत्री ने वीडियो को शेयर करके, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हम ऐसा यूरोप चाहते हैं जिसकी सीमाएं सुरक्षित हो। सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था, ये वो मूल्य हैं जिनके बाद ही बाकी कुछ शुरू होता है। सुरक्षा पहले है, सोचिए, नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ नहीं होता है भाई। फ्रांस में दंगों के वक्त ही यूरोपियन यूनियन में शरणार्थियों के हितों और सुरक्षा पर चर्चा समेत कई मसौदे थे, लेकिन पोलैंड के साथ हंगरी शरणार्थियों पर अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहे। इसकी वजह से ना यूरोपियन यूनियन शरणार्थियों पर प्रस्ताव पास नहीं कर पाया था। शरणार्थियों को लेकर पोलैंड का स्टैंड क्या है, यह बात आप पोलैंड के नेता डोमिनिक के एक पुराने टीवी इंटरव्यू से समझ सकते हैं। पोलैंड आज कैसे शांत है। यूरोपियन यूनियन की बैठक में शरणार्थियों को शरण देने का जमकर विरोध करने वाले डोमिनिक का यह बयान फ्रांस के दंगों के वक्त फिर से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में डोमिनिक ने कहा है कि उनके देश में एक भी आतंकी हमला, एक भी दंगा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके देश ने एक भी मुस्लिम शरणार्थी को शरण नहीं दी है। एक एक शब्द को सुनिएगा। How many refugees has Poland taken?
Zero. And you're proud of that? If you are asking me, if you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. आपको बताते हैं कि पिछले 7 दिनों से फ्रांस क्यों दंगों की आग में जल रहा है। ये पूरी कहानी आपने देखी है, क्या वजह क्या है, क्यों हो रहा है ये सब। देखिए, फ्रांस में दंगों की शुरुआत 27 जून को हुई थी। 27 जून, जब पेरिस में पुलिस पर 17 साल के लड़के की हत्या का आरोप लगा। 17 साल के लड़के की हत्या का आरोप। इस लड़के का नाम था नाहेल, जो एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। नाहेल का परिवार नाइजीरियाई मूल का था, जो फ्रांस आकर बसा था। पुलिस के मुताबिक 17 साल के नाहेल तेज रफ्तार से ड्राइविंग कर रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पुलिस के रोकने पर भी वो नहीं रुका। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो भागा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी। इस घटना के बाद पूरे फ्रांस में अप्रवासियों ने दंगे शुरू कर दिए, जबकि फ्रांस की सरकार नाहेल को गोली मारने वाले पुलिस अफसर को जेल में डाल चुकी है और उस पर हत्या की धाराएं लगा दी गई हैं। नाहेल की मां भी कह चुकी हैं कि वो बेटे की हत्या के लिए सभी पुलिस वालों को नहीं, सिर्फ गोली मारने वाले पुलिस अफसर को जिम्मेदार मानती है। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, ये दंगाई काम मारने वाले थे। इसके बावजूद नाहेल के समर्थन में फ्रांस के शरणार्थी और ज्यादातर अप्रवासी उसी देश में आग लगा रहे हैं, अपने ही देश में, जिसने उन्हें शरण दी, सम्मान दिया, सिर उठाकर जीने लायक जिंदगी दी। फ्रांस में दंगाइयों ने हजारों जगहों पर आगजनी करने के अलावा देश की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी को भी आग के हवाले कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं, लाइब्रेरी जला दी। बताया जा रहा है कि इस लाइब्रेरी में करीब 2 लाख किताबें थीं, लेकिन दंगाइयों ने बदले के लिए ना ज्ञान और संस्कृति के सबसे बड़े भंडार को भी फूंक डाला। इनके टारगेट पर हमेशा ज्ञान और नॉलेज रहता है। ये हमेशा सबसे पहले ना उस देश की बुनियाद लाइब्रेरी, हमारे यहाँ भी हुआ ना। दुनिया में इस घटना की तुलना किससे की जा रही है? भारत में याद करिए, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने से हो रही है। 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने उस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी को आग लगा दी थी। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख किताबें थी। फ्रांस में दंगों को यूरोप के कई बड़े नेता अफ्रीकी और मुस्लिम शरणार्थियों को बसाने की समस्याओं से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट, मतलब ऐसे भरे पड़े हैं ऐसे वीडियो जिसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम शरणार्थी जहां जाते हैं ना वहां हिंसा करते हैं। ऐसे लोग भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ब्रिटेन की पार्टी ब्रिटेन फर्स्ट के नेता पॉल गोल्डिंग ने फ्रांस के हिंसा का एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि दंगाई फ्रांस के पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंक रहे हैं। तैयारी पूरी होती है, देखिए आप, ये वो तस्वीर। पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड, इनके बाद हथियार कहीं भी वो आ जाएंगे, पता नहीं कहां से आते हैं। तैयारियां देखिए आप, ग्रेनेड अटैक हो रहा है पुलिस स्टेशन पर। फ्रांस की इसी स्थिति को लेकर ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम विद्वान, विचारक और शिक्षक, अच्छा ये आपने भी वीडियो देखा होगा, ये वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इमाम तौहीदी का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। सितंबर 2022 के बयान में इमाम तौहीदी ने चेतावनी दी थी कि फ्रांस जैसे मुस्लिम देशों में, मतलब वो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता हूं, वो आप खुद ही सुनिए। वो कह रहे हैं भाई आप कूड़ा चुनकर ला रहे हैं तो ये सब होगा, ये इनके शब्द हैं, लेकिन आपको सुनना चाहिए। जो चरमपंथी हैं, जो काम की बजाय मुफ्त योजनाओं के लिए यूरोप के देशों में आकर बस जाते हैं, फ्रांस की महिलाओं से शादी करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इमाम तौहीदी ने भी शरणार्थी ना बसाने पर, अच्छा पोलैंड की तारीफ इन्होंने भी की थी। इनका बयान सुनिए एक बार। You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work. They want free welfare. They want to marry French women, blonde hair, blue eyes. They don't have time to work. So look at Poland. They don't complain from Islamic extremism. Not a single terrorist attack in Poland. अब देखिए, आपको बताते हैं कि फ्रांस की क्षति के पीछे कैसे लोकतंत्र की अति है। टू मच डेमोक्रेसी होती है ना कभी कभी। इंडिया में भी डेमोक्रेसी जो है, टू मच डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा ही अधिकार में कभी कभी हानिकारक हो जाते हैं। आधुनिक दुनिया में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र मोटे तौर पर ना फ्रांस का ही दिया हुआ है। आज दुनिया जिस लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी के आदर्शों की बात करती है ना, वो 1799 की फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है, आप कह सकते हैं। 1799 के फ्रांसीसी क्रांति के चार्टर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्थिति में समानता और भाईचारे का वादा किया गया था।
इसलिए फ्रांस ने खुलकर अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, सीरिया बना दिया फ्रांस को इन लोगों ने। सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को दिल खोलकर शरण दी, धर्मशाला बना दिया देश को। और इंडिया को भी लेक्चर दे रहे थे ये लोग, मैं आगे बताऊंगा। सीए के दौरान ये लोग हमको लेक्चर देते थे कि बसा लो ना, क्या प्रॉब्लम है, नेशनल सिक्योरिटी क्या, मानवाधिकार बड़ा मुद्दा है, ये लोग हमको लेक्चर देते थे। अब समझ में आ रहा है इन सभी देशों से फ्रांस में शरण लेने वाले ज्यादातर शरणार्थी मुस्लिम हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से पहले शरणार्थियों का ध्यान रखने वाले फ्रांस में 1950 में जहां सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 0.5% मतलब शरणार्थी थे, 0.55% शरणार्थी थे, 0.5% समझ लीजिए 1950। अब 2020 आते आते शरणार्थियों की संख्या 10% हो गई है। 10% पॉपुलेशन शरणार्थी, यानी कि 70 साल में 20 गुना ज्यादा शरणार्थी। आपके कंट्री का खुद का जो फैब्रिक है वही खतरे में आ जाएगा भाई। लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म और मानवाधिकार पर फ्रांस के रास्ते पर चलने वाले यूरोप के कई देश हैं जिन्होंने दूसरे देशों का शरणार्थी संकट अपने सिर पर ले लिया और आज शरणार्थी उनके लिए संकट बने हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2011 से 2020 तक सिर्फ सीरिया के बता रहा हूं 67 लाख नागरिक सीरिया छोड़ चुके हैं, अलग अलग देशों में गए हैं और अपना देश समझ लिया और अपने सीरिया बना दिया। फ्रांस को सीरिया बना दिया, ना जाने यूरोप के किन किन देशों को सीरिया बनाने वाले होंगे। देश छोड़ने वाले ज्यादातर नागरिक मुस्लिम है, फिर भी ज्यादातर सीरियाई नागरिकों को मुस्लिम देशों में शरण नहीं मिली। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, ये जो मुस्लिम देश होते हैं ना 56 से ज्यादा, ये लेक्चर देते हैं जाओ यूरोप नहीं बसा रहा, इंडिया नहीं बसा रहा, तुम लोगों को अपने यहां नहीं बुलाएंगे, अपने यहां शरण नहीं देंगे। बल्कि इस तरह की भी खबरें चल रही हैं कि तुर्की के जो लोग हैं ना, तुर्की के वहां के लोग सड़कों पर आ रहे हैं कि जिनको शरण दी उनको निकालो यहां से। तुर्की में भी ऐसा हो रहा है, मुस्लिम कंट्री, मतलब उन्हें शरण मिली तो यूरोप के देशों में शरण मिली, खुद आप मुस्लिम इस्लामिक देश शरण नहीं दे रहे हैं। 2015 में जर्मनी ने शरणार्थियों के लिए यूरोपियन यूनियन पर दबाव डालते हुए कहा था कि जो देश शरणार्थियों को शरण नहीं दे रहे हैं ना, उन्हें यूरोपियन यूनियन से आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए। तब जर्मनी का इशारा पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया जैसे देश थे जो बहुत ही आप अपने सिद्धांतों, नेशनल सिक्योरिटी को सर्वोपरि मानते हैं। इन देशों को निशाना बनाते हुए जर्मनी ने कहा था कि यूरोप मानव सद्भावना और बंधुत्व के मूल्यों वाला समुदाय है। कीमत चुका रहा है यार, नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ नहीं होता है। जो हमारे उन मूल्यों को साझा नहीं करते उन्हें हमारा पैसा लेने का कोई हक नहीं है। लेकिन शरणार्थी बसाना कितना डेंजरस हो जाता है, ये बात फ्रांस को कुछ ही महीनों में समझ आ गई। शरणार्थियों के हक में पैरवी के कुछ महीनों बाद 31 दिसंबर 2015 की रात को, मतलब आप सोचिए जर्मनी को भी समझ में आ गई है, 31 दिसंबर 2015 की रात को शरणार्थियों ने जर्मन लड़कियों पर यौन हमले किए। मैं 2015 की बात बता रहा हूं, जो आज फ्रांस में हो रहा है वो तो ठीक है, ये तो रिपीट टेलीकास्ट है। जर्मनी में 2015 में हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर जबरदस्त हिंसा हुई थी। लेकिन फ्रांस के अलावा यूरोपियन यूनियन में ऐसे कई देश हैं जो दूसरे देशों के शरणार्थियों को बसाने के लिए शांति, सद्भावना और विश्व बंधुत्व की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जबकि शरणार्थियों की वजह से फ्रांस में दंगे हो रहे हैं, बेल्जियम में दंगे हो रहे हैं, स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्वीडन में 2 साल पहले दंगे हो चुके हैं। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रसेल, इटली ने धर्म परिवर्तन रोकने और मुस्लिम शरणार्थियों को रोकने का वादा किया है। जो मतलब धर्म परिवर्तन को इस तरीके से समझिए, जो जगहों का धर्म परिवर्तन कर देते हैं वहां ज्यादा बहुतायत में और गेटोस बनाकर रहने लगते हैं। ब्रिटेन में बेटियों के यौन शोषण करने वाले पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है ब्रिटेन। शरणार्थियों की वजह से ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्पेन जैसे देशों में आतंकी हमले हुए हैं। सबको समझ आ रहा है अब। अच्छा, एक और आपको आज बयान सुनाते, लग रहा है कि सबके बयान सही साबित हो रहे हैं, अब सबको समझ आ रहा है। 2017 में यूएई के विदेश मंत्री ने कहा था, किसने कहा था? यूएई के विदेश मंत्री ने कहा था कि यूरोप में ज्यादा आतंकी हमले और कट्टरपंथ की घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि यूरोपीय देशों के नेता पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं। वो बयान सुनिए और आज की तस्वीरों को जहन में रखिएगा। There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision making, trying to be politically correct.
मतलब सोचिए, फ्रांस में 7 दिनों से जारी दंगों से भारत में उन लोगों को भी सीखना चाहिए ना, जो भारत में रोहिंग्या मुसलमानों और घुसपैठिए बांग्लादेशियों के वकील होते हैं। पॉलिटिकली करेक्ट होने की वजह कुछ नेता भारत को धर्मशाला बनाने में तुले हुए हैं। आज उनके लिए ना रिपोर्ट तैयार की हमने, तस्वीरें देखिए और तौबा करिए आप। फ्रांस में छठे दिन भी हिंसा और आगजनी थमने का नाम नहीं ले रही है। सड़क पर गाड़ियां जल रही हैं। दुकानों में लूट हो रही है। दुनिया के विकसित देशों में एक फ्रांस घुटनों पर आ गया है। फ्रांस में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए लड़के की घटना ने पूरे देश को हिंसा और आगजनी के हवाले कर दिया। पुलिस ने रविवार को 49 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले रविवार को 719 और शुक्रवार को 1300 लोग गिरफ्तार किए गए थे। फ्रांस में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और इसमें सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है। Tout casser, mais on est obligé de faire, on est obligé de les faire comprendre à un moment. Donc je pense que c'est la seule solution là pour l'instant. Voilà. Moi j'ai pas peur, faut dire les choses. On peut me tabasser, c'est pas grave, je vais dire les choses aujourd'hui. Et si je dois casser, je vais casser. हालात काबू करने के लिए फ्रांस की सड़कों पर 45,000 पुलिसकर्मी उतारे गए हैं। हिंसा रोकने की कोशिश में सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं। पेरिस को जलने से बचाने की कोशिश में 24 साल के फायर फाइटर्स की मौत हो गई। वो जलती कार को बुझाने की कोशिश में था। पुलिसकर्मी भी युवा हैं। उन्हें इस तरह के हालात से निपटने का अनुभव नहीं है। ये काफी गलत हो रहा है और आज इसका रिएक्शन दिख रहा है। फ्रांस सरकार कोशिश में है कि हालात सुधरें, लेकिन हिंसा की चिंगारी अब दूसरे देशों तक फैल गई है। फ्रांस में भड़की हिंसा की आग बेल्जियम तक पहुंच गई, जहां यूरोपीय यूनियन की बैठक चल रही थी। फ्रेंच मीडिया की खबरों में कहा गया कि हिंसा के आरोप में ब्रसेल्स में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फ्रांस के दंगे पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड के लुसानो तक पहुंच गए, जहां कुछ दुकानों पर पथराव के बाद 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें अधिकांश नाबालिग हैं। फ्रांस की हालत देखकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को हिंसा से निपटने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो उन्होंने वीडियो गेम को ही हिंसा के लिए दोषी ठहरा दिया। फ्रांसीसी सरकार सोशल मीडिया पर चल रहे आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदार कंटेंट को हटाने पर विचार कर रही है। Plateformes, les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने रोजेस में मेयर के घर को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद से फ्रांस में स्थानीय गुस्से में हैं। अपने शहर को बचाने के लिए फ्रांस के युवाओं ने भी कमर कस ली है। कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें काले कपड़े पहने स्थानीय लोगों ने अपने देश की सुरक्षा का जिम्मा लिया है और वो प्रदर्शनकारियों से शहर को बचाने के लिए रात में गश्त कर रहे हैं। फ्रांस की सरकार ने भी कहा है कि हालात नहीं संभले तो देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है।
Avoid any escalation. There was a tragedy and now the law is doing its job, and the person who fired the shots should be investigated. Tomorrow I will preside over a meeting with urban areas representatives. It's an opportunity to reaffirm to local residents that we are on their side in the face of these problems. But we must also call on everyone to take responsibility. Attacking public property, as happened here last night in Galge, is unacceptable, and security forces will be on hand and mobilized to deal with this kind of violence. 2 रातों से फ्रांस में अलग-अलग शहरों में प्रदर्शनकारियों की ओर से भारी आगजनी आतिशबाजी की घटनाएं हुई, जिसमें कई कारें, सरकारी इमारतें नष्ट हो गई हैं। पेरिस के बाहरी हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया गया है और शहर में रात में ट्राम और बस सेवा को बंद कर दिया गया है। इस बीच मारे गए युवा नाहेल की दादी ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और हिंसा का रास्ता छोड़ दें। पेरिस पुलिस चीफ ने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि दंगे खत्म हो गए हैं, यानी फ्रांस की पुलिस को अभी भी भरोसा नहीं है कि वहाँ के हालात जल्द संभलने वाले हैं।